अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। संतरा और नारंगी के सफल खेती कर बिहार के किसान ने रचा इतिहास। गर्मी के मौसम में मौन बक्सों की देखरेख पर जानकारी। संतरा एवं नारंगी के बागों से देश के बागवान भाई अच्छा लाभ कमा रहे हैं और इसी लाभ को देखते हुए हमारे बिहार राज्य में कुछ प्रगतिशील किसानों ने संतरा और नारंगी के बाग स्थापित किए और इन्हीं में जिला भागलपुर ग्राम नौगछिया के बागवान गोपाल सिंह भी हैं, जिन्होंने 4 साल पहले संतरा एवं नारंगी का बाग स्थापित किया था और इससे इस साल अच्छा उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही ये इस बाग में अन्य फसलें लेकर बीच बीच में अतिरिक्त आय भी कमाते हैं। तो संतरा एवं नारंगी के बाग से सफल उत्पादन कैसे लिए, आइए जानते हैं खुद उन्हीं से। ग्राम तितरी नवगछिया के रहने वाले प्रगतिशील गोपाल सिंह ने बिहार में इतिहास रच दिया है। जी हां, किसान भाइयों, इन्होंने अपने 20 एकड़ क्षेत्र में नारंगी, मौसमी, किन्नौ आदि के फल बागों को लगा रखा है, जिससे ये हर वर्ष लाखों की आय प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही वहां के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। तो आइए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। करीब करीब यहाँ 20 एकड़ में हम नारंगी का खेती किए हुए हैं। उसमें थोड़ा 2 एकड़ के आसपास मौसमी भी है। 2 एकड़ के आसपास इस बार किन्नू का भी पौधा लगाए हैं, लेकिन मेनली हमको लगता है कि 18 एकड़ के आसपास संतरा का पौधा है। और इस साल एक पौधा में कम से कम 10 केजी, 15 केजी, 20 केजी के आसपास फलन भी हुआ। लेकिन इसको पानी हर 10 दिन में लगातार पानी चाहिए। अगर जिस पौधे में, जिस रो में पानी की कमी हुई थी, उसमें फल में थोड़ा सा रस बनने में कठिनाई। इसके खेती के लिए दोमट, बलुआही दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त है विश्व स्तरीय पैमाने पर। और इसमें जल का जमाव नहीं होना चाहिए। लगाने से पहले एक गड्ढा खोद करके 20 बाय 10 पर, जिसको हम लोग इजराइल पद्धति कहते हैं, इसके पहले वहाँ 20 बाय 20 पर पौधा लगाया जाता था। अब इजराइल पद्धति के माध्यम से उसमें 20 बाय 10 पर पौधे का लगाव होता है। उसके नीचे SSP और कंपोस्ट वगैरह डाल करके हम लोग पौधे का लगाव करते हैं। फिर समय समय पर कीटनाशक और पानी का व्यवस्था होना अत्यंत ही आवश्यक है। हर 10 दिन पर पानी इसमें लगातार चाहिए। किसान भाइयों, गोपाल सिंह इससे पहले अपने खेतों में लीची और केले की खेती करते थे, जिससे उन्हें अधिक लाभ नहीं हुआ। इसके चलते इन्होंने नागपुर जाकर संतरा, नारंगी आदि की खेती के बारे में जानकारी ली और बाद में वहां से नारंगी के 2000 पौधे लेकर आए और अपने खेतों में इनका रोपण किया। और जब देखा कि इन पौधों की बढ़वार अच्छी हो रही है, तब इन्होंने 2000 और पौधों को मंगवाकर उनकी रोपाई की और आज ये इन बागों से भरपूर अच्छा फलन ले रहे हैं।
किसान भाइयों, इतना अच्छा उत्पादन लेने के लिए गोपाल सिंह जी अपने खेतों का प्रबंधन किस तरह करते हैं, आइए जानते हैं। और आज के दौर में यही एक उपयुक्त क्वालिटी है और इसके पौधे का भी आयु लगभग 30 वर्ष तक यह फल देते रहेगा। 5 साल के बाद फल देना मुख्य रूप से प्रारंभ करता है। तीसरे साल चौथे साल भी थोड़ा सा फल होता है, लेकिन उसकी उतनी बहुतायत नहीं होती। पूरे साल भर का प्रबंधन है। हम लोग चाहते हैं कि इसके बीच में जहाँ पर नाला बनाए हुए हैं और उसमें हर 10 दिन पर उसके बीच का खरपतवार हटाते रहते हैं मजदूर के माध्यम से, अपने से। उसके बाद फिर उसमें हर 10 दिन पर पानी, और जहाँ उस तरह का साफ सुथरी ज़मीन है उस पर मल्चिंग कर देते हैं। घास पतवार से उसके ज़मीन के नीचे, ऊपर पौधे के नीचे मल्चिंग कर देने से उसमें घास पतवार की भी वृद्धि रुक जाती है और उससे उसका नमी भी बरकरार रहता है। अभी का जो इसमें समय है, इसमें फूल आ रहा है, फूल के साथ दाना भी शुरू हो गया है, जिस दाने का प्रारूप हम लोग अभी देख रहे हैं। मटर के दाने के बराबर जब यह फिर दाना हो जाएगा तो इसमें हम लोग फिर पटवन शुरू करेंगे। और वह फिर प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पर पानी इसमें दिया जाएगा। लोग इसमें मुख्य रूप से पत्ती चूसक, जिसमें पत्ते पर इस तरह का दाग बन जाता है, इस तरह का, यही पत्ती चूसक कीड़ा जो है, इसको इसी का दाग है। इसी के प्रबंधन के लिए हम लोग इसमें दवाई का इस्तेमाल करते हैं। जो दवाई स्थानीय मार्केट में अगर उपलब्ध नहीं है, फिर हम लोग पटना वगैरह जाकर के उस दवाई को लाते हैं। और यहाँ हम लोग प्रूनिंग का भी आवश्यकता नहीं हुआ है। जब फिर उस तरह का कोई विशेष व्यवस्था होगा फिर प्रूनिंग पर हम लोग विचार करेंगे। अभी उस तरह की कोई आवश्यकता नहीं हुई है। आज के समय में इनके 15 एकड़ क्षेत्र में संतरे यानी नारंगी के पौधे लगे हुए हैं, जो कि फलन अवस्था पर हैं, और इसके प्रति वृक्ष 15 से 20 किलोग्राम फल उत्पादन होने की संभावना है। साथ ही 2.5 एकड़ क्षेत्र में मौसमी के वृक्ष लगे हुए हैं और इनसे भी अच्छा उत्पादन मिलने की आशा है। और आइए अब जानते हैं इनके संतरे की खेती में इनके आय व्यय के बारे में। क्योंकि इसमें एक मुख्य दिक्कत क्या है, कम से कम 4 साल तक इसमें जो आप लागत लगा रहे हैं वह लागत आपका लगते चला जाएगा। क्योंकि पौधे का कीमत है, उसका मेंटेनेंस है, पानी है। 4 साल तक रिटर्न जो है हमको लगता है 1 साल में मिनिमम मेंटेनेंस 1 एकड़ में 25,000 रुपया कम से कम। और फिर प्रथम वर्ष जिस साल हम लोग लगा रहे हैं 180 रुपया से लेकर के 100 रुपये तक पौधे का कीमत वहाँ से आकर के यहाँ पड़ता है। और उस हिसाब से अगर हम लोग 170 पौधा है तो 20,000 का लागत वो हो गया। मोटा मोटी 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपया 1 एकड़ तैयार करने में कम से कम उसमें लागत लगेगा। तब 4 साल का पौधा होगा, उसके बाद फिर उससे कुछ आमदनी प्राप्त की जाएगी। और जो अनुमानतः अगर एक गाछ में कम से कम 50 पौधा होता है, 50 केजी भी फल आता है, वह हिसाब किताब से लगभग 2 लाख रुपये का आय देगा। और उसके बाद फिर आपका 30 साल तक लगभग यही व्यवस्था और फल की क्षमता बढ़ेगी ही। शुद्ध लाभ 1 लाख रुपया से 1.5 लाख रुपये तक हम लोग शुद्ध लाभ प्राप्त कर सकते हैं प्रति वर्ष। और इसमें फिर प्राकृतिक आपदा से भी बहुत हानि की संभावना नहीं रहती है, नहीं के बराबर। इसमें हम लोग जब पौधा नया लगाते हैं, जिस बीच में जो दूरी बचता है 20 फीट का, इसके अंतर्गत हम लोग इससे बंधा गोभी, फूल गोभी या फिर कद्दू, झींगा, नेनुआ, करेले का खेती अगर मल्चिंग के माध्यम से हो तो बहुत ही अच्छा होगा। ऐसे भी हम लोग ऐसे लगा देते हैं, लेकिन इसकी खेती 4 साल में जिसमें कि आमदनी नहीं होना है, केवल लागत ही लगना है, उस लागत के विरुद्ध थोड़ा सा लाभ, कभी कभी तो फिर सब्जी का भी कीमत है ही नहीं, कुछ नहीं 2 रुपया 2.5 रुपया केजी है, लेकिन कुछ न कुछ कीमत जो मिलेगा उससे कुछ न कुछ लाभ हो जाता है। इससे हम लोग 4 साल का जो समय है इसमें थोड़ा लाभ 10,000 15,000 प्रति एकड़ के हिसाब से
सब्जी के माध्यम से लिया जा सकता है। किसान भाइयों, इन्होंने बताया कि अभी बाग शुरुआती दौर में है, इसीलिए प्रति वृक्ष फल उत्पादन कम है, लेकिन जैसे जैसे फल वृक्ष की आयु बढ़ेगी, इनकी उत्पादन क्षमता बढ़ती जाएगी। तो किसान भाइयों, आप भी गोपाल सिंह जी की तरह संतरे, मौसमी और किन्नों की खेती करके प्रतिवर्ष अच्छी आय कमा सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। जैसा कि गर्मी का मौसम चल रहा है और ऐसा मौसम किसी भी प्राणी के लिए परेशानी वाला हो सकता है। यदि कृषि सह व्यवसायों की बात करें तो जिन कृषकों ने मौन पालन व्यवसाय अपनाया है, उन्हें मौन बक्सों की विशेष देखभाल की जरूरत होती है, जिससे मधुमक्खियां ठीक प्रकार से कार्य कर सके। तो इस समय मौन बक्सों की देखभाल किस तरह से करना है, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद मल से। देखिए, जो ये समय चल रहा है, इसके अभी सारे जो मौन पालक भाई हैं वो सभी अपने बक्से एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले गए होंगे, जहाँ पे भी लीची का या अन्य कोई फ्लावरिंग प्लांट उपलब्ध हैं, वहाँ पे अपने बक्सों को स्थानांतरित कर चुके होंगे। देखिए, स्थानांतरण करने के लिए जो मुख्य बातें हैं वो ये हैं कि आप जब भी बक्सों को स्थानांतरित करें, उसमें शहद जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए, बहुत हल्का शहद होना चाहिए, जिससे कि उसमें गर्मी से मधुमक्खियां ना मरे। अगर शहद ज़्यादा है, स्थानांतरित करने के पहले उनका निष्कासन कर लें और निकालने के बाद उनको अच्छी तरह पैकिंग कर लें बक्सों को पैकिंग करने के लिए उसमें अंदर जो फ्रेम हमारे रखे हुए हैं, उन फ्रेम में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होना चाहिए। उसके लिए अंदर छोटी छोटी कीलें आती हैं, जो फ्रेम अगर 6 फ्रेम है तो 6 फ्रेम के जस्ट बाद उसमें एक कील मार दें, जिससे अंदर जो है फ्रेम का मूवमेंट ना हो और मधुमक्खियाँ मरे ना। इसके बाद ऊपर से जो इनर कवर है, इनर कवर के अंदर एक टाट लगा लें, टाट लगा करके फिर इनर कवर ऊपर से उसमें कील मार दें और फिर टॉप कवर को उसमें पैक कर दें। उसमें पतली पट्टियाँ एल्युमिनियम की सीट्स आती हैं, उसको लगाने के बाद उसको अच्छी तरह पैक कर लें, तो इससे आपका बक्सा तैयार हो गया। उसको ले जाते समय ध्यान रखें कि बक्से रात भर में उस गंतव्य स्थान पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे सुबह जाकर के उन बक्सों को उतार के पहला काम करें कि उसका जो मुख्य द्वार है वो खोल दें, जिससे हवा का आवागमन प्रारंभ हो जाए और मधुमक्खियाँ सफोकेशन से मरने की संभावना कम हो जाए। अगर बहुत लंबा टूर है आपका, बहुत दूर ले जाना है, दिन में भी चलाना है, तो ध्यान रखें कि उन बक्सों को थोड़ी ठंडी बना के रखें। कभी कभी बीच में रोक करके पानी का छिड़काव करते रहें। इस समय जो रानी का प्रजनन है बहुत आसानी से हो जाता है और लगभग इसमें 80 से 90% सफल रानी का प्रजनन हो पाता है, तो इसलिए ये सबसे अच्छा सीजन माना गया है। और जो क्रियाकलाप है मधुमक्खी पालन में, इस समय शहद का उत्पादन होता है। जो मुख्य हमारा हनी फ्लो सीजन है वो मार्च अप्रैल का महीना होता है और इस समय बहुत सारे यूकलिप्टस के प्लांट होते हैं जिसमें फ्लावरिंग है, उनको कर सकते हैं। जंगल में बहुत सारे जंगली हमारे प्लांट्स हैं जिसमें फ्लावर्स आते हैं। आजकल बहुत सारे किसान भाई जंगल के किनारे रखते हैं, जिससे कि उनमें जो पेड़ पौधे हैं, वाइल्ड प्लांट्स हैं, जंगली पौधों से काफ़ी अच्छा शहद प्राप्त होता है। इस समय एक और फ़ायदे होते हैं कि अगर डिवीज़न करके हमको कॉलोनी सेल करनी है, जो मधुमक्खियों की कॉलोनी बेचने वाले किसान हैं उनको इस समय बहुत आसानी होती है। 4-4 फ्रेम अलग करके और उसको नई क्वीन बना करके और हम कॉलोनी की सेल भी कर सकते हैं और फिर हमारी एक अतिरिक्त आय के रूप में हम कॉलोनी की सेल करके अपनी उतनी की उतनी कॉलोनी बनाए रख सकते हैं और जो हमने डिवीज़न किया हुआ है उन कॉलोनी को बेच के अतिरिक्त आय कर सकते हैं। तो किसान भाई, अगर इस तरह से आप मधुमक्खी जो मौन वाटिका है और मधुमक्खियों के बक्से हैं इनका प्रबंधन करते हैं तो आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
धन्यवाद। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। फसलों में कई प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है। यदि इसका समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो इनसे फसलों को भारी नुकसान होता है। और किसानों की इसी समस्या को देखते हुए हमारे संवाददाता ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में आयोजित कृषि मेले में इन कीटों के नियंत्रण से संबंधित कुछ जानकारियां प्राप्त की। तो ये किस प्रकार से उपयोगी है किसानों के लिए, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा। हमारा ये जो संस्थान है NIPHM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, इसमें हम जो जैविक नियंत्रण के जो कीट रोग हैं उनके जैविक नियंत्रण के बारे में जानकारी देते हैं, ताकि पेस्टिसाइड का यूज़ किसानों को कम से कम करना पड़े। इसके लिए हमारे जैसे एक ये कंसेप्ट है तो इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग का है। इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि भी हम खेत के अंदर इस तरह का एक माहौल या परिस्थितियाँ क्रिएट करें कि जो पेस्टिसाइड यूज़ कम करना पड़े। उसमें लाभदायक कीट को आकर्षित करने के लिए बॉर्डर पे फ्लावरिंग पौधे, फूलों वाले पौधे या ऐसे पौधे जिनके ऊपर ये आकर्षित होते हैं लाभदायक कीट, ऐसे लगाते हैं। ये जो लाभदायक कीट हैं ये फसल पर होने वाले जो हानिकारक कीट हैं उनके नियंत्रण में लाभदायक रहते हैं, उनका नियंत्रण अपने आप करते हैं ये। इसके अंदर क्या है कि ये कुछ जैव नियंत्रण एजेंट है, बायो कंट्रोल एजेंट बोलते हैं इनको। ये हम किसान खुद हैं वो इनका पालन घर पे भी कर सकते हैं। इसके लिए जो बहुत ही कम लागत की जो तकनीक है उनसे किसान जो बायो कंट्रोल एजेंट हैं उनको खुद तैयार कर सकते हैं। इनको तैयार करने में ज़्यादा लागत नहीं आती, बहुत सरल विधि है। ये विधि को हम प्रमोट कर रहे हैं, किसानों को बता रहे हैं इस एग्जीबिशन के माध्यम से। ये जो धान के ऊपर जो लगने वाले विभिन्न प्रकार के कीट हैं उनके नियंत्रण के लिए ये बहुत ही कारगर साबित हो रहे हैं। इसके अलावा दूसरे जो हैं जो बायो कंट्रोल एजेंट हैं, क्राइसोपरला है, ब्रेकॉन है, ये भी हम इनको प्रमोट कर रहे हैं। ये जैव नियंत्रण एजेंट तो किसान खुद तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा ये जैसे ट्राइकोग्रामा किलोनिस नाम का है, इसके जो अंडे हैं इनके ट्राइकोकार्ड किसान खुद तैयार कर सकते हैं। ये ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम है तो इसको भी एक बायो कंट्रोल एजेंट है, इसको किसान खुद बना सकते हैं तैयार। इसके जो अंडे ट्राइकोकार्ड तैयार करके और इसको खेत के अंदर छोड़ देते हैं। खेत के अंदर किसी पौधे के ऊपर चिपकाएंगे तो उसमें से जो निकलेंगे, जो एडल्ट निकलेंगे, वो दूसरे कीट जो हानिकारक कीट हैं उनके अंडों पर और उनके जो लार्वा हैं उनके ऊपर अंडे दे देंगे। इससे वो रोगग्रस्त होकर ख़त्म हो जाएंगे। इसके अंदर एक हेक्टर में करीब 8 या 10 कार्ड लगाने पड़ेंगे हमें, तो उससे क्या है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो काम करेंगे। ये दूसरा जो है वो बायोपेस्टिसाइड, जो माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स हैं, जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, उनसे ये तैयार करते हैं। जैसे सूडोमोनास है, बेसिलस है, इनका मदर कल्चर लेके किसान अपने स्तर पर भी की मात्रा बढ़ा सकते हैं, इनकी संख्या बढ़ा सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। किसान भाई विभिन्न प्रकार के कीटों को लाइट ट्रैप के द्वारा भी आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। तो किस प्रकार से करें लाइट ट्रैप का प्रयोग, आइए जानते हैं। ये एक कम लागत का और पर्यावरण के अनुकूल लाइट ट्रैप है। इसमें लाइट ट्रैप में क्या होता है, साधारण जो लाइट ट्रैप किसान काम में लेते हैं उसमें सभी प्रकार के कीट आकर्षित हो जाते हैं, उनमें लाभदायक कीट भी होते हैं। जो नुकसान करने वाले कीट हैं उनके साथ जो लाभदायक कीट आते हैं वो भी मर जाते हैं इसके अंदर आने से। लेकिन ये लाइट ट्रैप इस प्रकार से विकसित किया गया है कि इसमें जो छेद हैं छोटे छोटे, इनमें से जो लाभदायक कीट होते हैं जो प्राय छोटे साइज़ के होते हैं वो इससे बाहर आ जाते हैं। इसकी अनुमानित कीमत 1100 रुपये है, तो किसान इसको ले सकते हैं संस्थान से, अपने स्तर भी तैयार कर सकते हैं और चाहें तो राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे किसान भाइयों से अपील है कि राष्ट्रीय वनस्पति संस्थान से आप अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं और ये बायो कंट्रोल एजेंट और जैविक तरीके हैं उनको अपनाएं।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। बांका जिला मधुबनी से मोहम्मद रियाज जी, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से जमुनापरी बकरी की नस्ल पर जानकारी चाहते हैं। तो मोहम्मद रियाज जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज हम आपसे जमुनापारी बकरियां, जो कि भारत में कुल 24 नस्लों में से 4 नस्लें ऐसी हैं जो दूध के लिए जानी जाती है, उसमें जमुनापारी ये जो है सबसे लंबे कान वाली, इसको देखिए रोमन नोज कहते हैं, आप देखेंगे तो रोमन नोज और लंबे कान वाली बकरी है, जिसके पीछे बाल भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। और जब आप ये एक वयस्क हो जिसका कान विकसित हो चुका है, पूर्ण बाल हो, तो देखने में इतनी सुंदर लगती है कि इसकी कोई तुलना अन्य बकरियों से नहीं है। तो एक चीज़ और बता दें कि भारतीय मूल की जो पैदा हुई नस्लें हैं वो ज़्यादातर नस्लों के कान लंबे और नीचे गिरते हुए हैं। तो ये आपको मैंने बता दिया। और मुख्यतया जो किसान हैं इसको दूध के लिए पालते हैं, और दूध के साथ चूँकि ये ज़्यादातर बकरी नस्लें जो है मांस के लिए भी उपयोग में ली जाती हैं, तो नर बच्चे तो ज़्यादातर मांस के लिए जाते हैं, लेकिन मादा बकरियां दूध के लिए ले जाती हैं। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक फलन हेतु आम के बागों में जरूरी कार्य, भरपूर उत्पादन हेतु मेंथा के पौध रोपाई पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत हैं और कृषि संबंधी समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।